यार इतने लोग को भी एक साथ में देखे हो, पूरा एरिया हाई अलर्ट में है। देखो इधर देखो, आज पिछले 3 दिन से ऐसा होते जा रहा है, मतलब पूरे पिछले 3 दिन से सेम लोग जा रहे आ रहे हैं। यहाँ पे हो रहे हमारे एरिया में 2026 का विश्व इज्तिमा, जितने भी कंट्री के मुस्लिम हैं सारे यहाँ पे आए हैं। एंड देख सकते हो भीड़ किस लेवल का है। और मेन बात है, यहीं पे मेरा घर है। लोग पूछते कहाँ के रहने वाले हो, यहीं पे हुगली कुइनान, बता दिया एग्जैक्ट लोकेशन। इधर देखो, चैलेंज उनके सामने ये होगा कि डिमांड खत्म करो, डिमांड खत्म करो। यह मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो जो बॉर्डर है वो राजस्थान के बॉर्डर जैसा नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर, अगर आप जैसलमेर में जाएंगे आप ऐसे देखेंगे आपको बंदा नहीं दिखाई देगा कई किलोमीटर। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? मुझे बताएं कि साडा की कसूर, हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं भाई? तो क्या उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये इशू काफी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, और इसको मैं आपको 3-4 स्टेजेस में समझ। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी भारी अक्सरियत से जीत गई है। इस वक्त इंडिया की जो तकरीबन 29 गालिबन वहां पर रियासतें हैं, उनमें से अब 21 या 28 हैं या 29 हैं, बहरहाल 21 रियासतों के अंदर अब जो मोदी या मोदी का जो कोलिशन है उनकी गवर्नमेंट है। बीएसएफ 100% प्लग कर सकती है बॉर्डर को? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती। छोटा सा उदाहरण कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई, और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के। बहुत अफसोस की बात है कि ममता बनर्जी भी खुद हार रही है, उसका आखिरी 2 राउंड रह गए हैं और फासला बढ़ रहा है। 2 में जीती है बाबू, मार्जिन बढ़ रहा है ना, हार रही है दोनों पे। इससे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि शायद अवाम जो है वो 2029 के अंदर इलेक्शन होगा, अब से तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उस इलेक्शन में भी शायद बीजेपी लैंडस्लाइड करे। सैटेलाइट इमेजरी है, बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, मूवमेंट सेंसर्स हैं, दुनिया भर का तामझाम उन्होंने लगा रखा है। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे? तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट, अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग, वो अभी वो भी मुश्किल है। बंगाल काली माता का है, ठीक है, सही है। वहां पर सबसे ज्यादा नारा क्या लगता है? ये श्री राम। कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है। मतलब ये हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया गया। बिल्कुल जी, पहली दफा बीजेपी वहां जीती है और इस कदर मार्जिन से जीती है, इस कदर मार्जिन से। और अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, चलिए आप ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बीएसएफ बॉर्डर पे नहीं रोक पाई जो बांग्लादेश से भारत आ रहे थे, अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया? नमस्कार दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेशियों का भागना शुरू हो चुका है। अब बांग्लादेशियों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर थी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम इसे ह्यूमैनिटी की तरफ से नहीं देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के नाम पे आने तो नहीं, ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब ये ज़रूरी हो गया कि इनको सख्ती के साथ यहाँ से निकाला जाए। अब ये काम भी शुरू हो गया, कुछ बांग्लादेशियों ने तो खुद ही भागना शुरू कर दिया है, बाकियों को निकाला जाएगा। अब ये पूरी बांग्लादेशियों की समस्या क्या है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश की जो समस्या है सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ लोग हैं उन्हें वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं मिल रहे हैं या खाने को नहीं मिल रहा तो भारत आ रहे हैं, बल्कि इसी वजह से ही 71 की वॉर हुई थी। 71 की वॉर में एक बहुत ही अहम भूमिका इनकी थी। साथ ही साथ जो बांग्लादेशी आते हैं उसमें अलकायदा से जुड़े हुए लोग हैं, आईसिस से जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी ख़तरनाक जो टेररिस्ट ग्रुप है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। इसलिए इस चीज़ को हम ह्यूमैनिटी के बेस पे नहीं देख सकते, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे नहीं देख सकते। लेकिन क्या इसको रोकना इतना आसान है? नहीं। एक चीज़ थी कि बंगाल सरकार के बेसिस पे, उसके थ्रू जो इनको थोड़ी फैसिलिटेट किया जाता था वो अब रुक जाएगा। जो फेंसिंग नहीं हो पा रही थी पूरी तरह से वो अब हो पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार तो फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जगह ही नहीं देने को तैयार थी और उसमें सालों लगा दिए थे। अब ये काम आसानी से होगा और इनका आना बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन जो आ चुके हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बात बिल्कुल सच है कि बॉर्डर पे बीएसएफ है,
इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, ये सच है। बॉर्डर पे बीएसएफ है। अच्छा, ये भी सच है कि जो बीएसएफ है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आज की तारीख में श्री अमित शाह इज द बॉस ऑफ द बीएसएफ। ही इज द अथॉरिटी टू whom the DG BSF reports, whether it is CRPF, whether it is ITBP, whether it is SSB, whether it's CISF, they all come under the Home Ministry. Home Ministry कहां की? Central Home Ministry. Mr. Amit Shah is the Home Minister of India. उनके अंडर आती हैं सारी फोर्सेस। तो क्या उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये इशू काफी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, और इसको मैं आपको 3-4 स्टेजेस में समझाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल समझ जाएं। क्या बीएसएफ की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे है। जाहिर सी बात है, जो बॉर्डर पे उसकी जिम्मेदारी है। क्या बीएसएफ 100% प्लग कर सकती है बॉर्डर को? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती। छोटा सा उदाहरण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर मिलता है, और यूएस की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनका जो बजट है बीएसएफ से कई गुना ज्यादा बड़ा है। उनके पास हथियार ज्यादा हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, मूवमेंट सेंसर्स हैं, दुनिया भर का तामझाम उन्होंने लगा रखा है। और ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू भी है, पॉलिटिकल इशू भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, यानी कि पूरा देश बटा हुआ है इस चीज को लेकर। अमेरिका नहीं रोक पाया, अमेरिका नहीं रोक पाया। अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, चलिए आप ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बीएसएफ बॉर्डर पे नहीं रोक पाई जो बांग्लादेश से भारत आ रहे थे, अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया? चलिए, वो हमसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ बजट, वो हर लिहाज से उनके पास सहूलियत ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं रोक पाए? आप बताइए। क्यूबा से बंदा आता है मोटर बोट में, सीधा मायामी चला जाता है, वो क्यों नहीं रोक पाए? यार, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 900 अरब डॉलर है, यानी कि भारत के डिफेंस बजट से 10 गुना ज्यादा, और ये काफी समय से 10 गुना ज्यादा है। भारत 26/11 नहीं रोक पाया, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था? बिल्कुल। अमेरिका 9/11 नहीं रोक पाया, ये किसका फेलियर था? मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा यहां पे, ना ऐसे बड़े टेरर एक्ट का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, राइट? दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी हम वापस वेस्ट बंगाल चलते हैं। यह पूरा का पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है, और मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, नॉट सम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। और जब हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई का क्या मामला है? मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, ऐसा है कि जब तक हमारे बॉर्डर स्टेट्स में यह डिमांड बढ़ती रहेगी कि हमें लोग चाहिए वोट देने के लिए, इस काम के लिए, उस काम के लिए, 10 और काम के लिए, जब तक आपको मैन पावर चाहिए होगा, वो मैन पावर आएगा। आप एक काम करिए, आप बीएसएफ की 10 बटालियन और लगा दीजिए, फिर भी आएगा। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो, 4000 किलोमीटर। इशू कुछ और है, मैं आपको बताता हूं। जब कश्मीर में 370-35 से हटा तो पत्थरबाजी बंद हो गई। अब यार, 370-35 का पत्थरबाजी से क्या लेना देना है? हां, टेरर अटैक्स अभी भी होते हैं वंस इन अ वाइल, पहले से बहुत कम हो गए, लेकिन क्या टेररिज्म खत्म हो गया कश्मीर में? ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो एक्ट्स पहले से कम हो गए हैं, पहले से बहुत कम हो गए हैं। पत्थरबाजी ना के बराबर हो गई। अब सुनाई नहीं देती पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, शटर डाउन, खत्म हो गए। और ये कब हुआ? 370-35 से हटने के बाद। अब 370-35 का पत्थरबाजी से क्या लेना देना है? सोचिए इसके बारे में। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? ये दोस्तों एक इकोसिस्टम होता है। जब इकोसिस्टम डिमांड पैदा करता है तो सप्लाई पैदा होती है, सीधी बात है। यूएस के पास, मैं फिर से यूएस पे जा रहा हूं, यूएस के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना फैंटास्टिक स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे आपको लगेगा साइंस फिक्शन की मूवी है। वो तक ड्रग्स नहीं रोक पाए जो यूएस में आते हैं, और हर चीज उनके पास है। कोस्ट गार्ड उनके पास है, यूएस नेवी उनके पास है। उनके पास यह कैपेसिटी है कि एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए उसके घर से, यह कैपेसिटी है। क्या अमेरिका में मडूरो के आने के बाद, मडूरो आ गया ना अमेरिका, उसको ले आए, अमेरिका में क्या ड्रग्स नहीं बिक रहे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई रहेगी। यहां पे वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट जो भी बनाएगा, इसके बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यह होगा कि डिमांड खत्म करो।
डिमांड खत्म करो। यह मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो जो बॉर्डर है वो राजस्थान के बॉर्डर जैसा नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर, अगर आप जैसलमेर में जाएंगे आप ऐसे देखेंगे आपको बंदा नहीं दिखाई देगा कई किलोमीटर तक, वो है ऐसा वहां पे राजस्थान में। आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में जो फेंस है दोनों तरफ खेत है, और जो फेंस है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। उसके 200-300 मीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। तो यहां पे जितने भी पंजाब के किसान हैं वो बीएसएफ के पास उनके आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, वो नोट करवाते हैं। बीएसएफ का जवान बीओपी के सामने जो पेट्रोलिंग करता है या गेट्स के सामने जो रहते हैं वो उनका नाम नोट करवाते हैं, वो जाते हैं, शाम को खेती करके वापस आते हैं। ऑल ऑफ दैट इज डन। एक सिस्टम है। यहां पे लोग इतने ज्यादा रहते हैं बॉर्डर के आसपास, कई बार ऐसा हुआ है कि बीएसएफ ने रोकने की कोशिश करी। मैं यहां पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिकल पार्टी ने बीएसएफ को घेर लिया, वहां पे पथराव शुरू हो गया। हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं, आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, एक जहर के टीके की तरह। मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात लगी रहती है, और जब हम देखते हैं और कोई अजीब व गरीब ट्वीट आता है, क्लिप आता है कि थूक जहाज चल रहा है, ये जहाज चल रहा है, हम हंसते हैं। हाँ, तो अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं यकीन करने लगूंगा। आप यकीन कर, मैं रेसिपिएंट जो आप इट विल फिल्टर इन, और लोगों के फिल्टर होते नहीं है यार। अगर वो एक बंदा कह रहा है कि यार देखो तुम्हें अगर इस वक्त नौकरी नहीं मिल रही, या तुम्हारे से कोई शादी नहीं कर रहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। शाहजेब, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। ये जो है एक रियासत है, लेकिन आप अगर इसकी अहमियत देखें आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज़्यादा बड़ी है जी। तो जर्मनी यूरोप का अगर इकोनॉमिक, तो हाँ, तो एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि जो फैक्टर्स आपने बात की है, जैसे ज़रार भी कह रहे हैं कि ठीक है, नफरत का जो चूरन है वो बिकता है। यहाँ पे बहुत टाइम लगा इसको आने में, लेकिन एक तरीके से ये आ भी गया। उसमें ये फैक्टर भी है कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, गवर्नेंस के सवालात, दूसरा जो उनका सेफ्टी नेट वो देते हैं लोगों को, बीजेपी ने उससे कहीं ज़्यादा ऑफर किया। और बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई, और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मॉडरेट अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग, वो भी मुश्किल है। देखिए, अभी जो बीजेपी वाले हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, इस बार मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया है। अब जब इंडिया के इलेक्शन कमीशन बाकायदा वो चीज़ें रिलीज होंगी तो फिर हम कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी एक तरह से। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी अगली कई दिहाइयों तक इन्होंने ही रहना